पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम सवाल है और सवाल यह है कि एक ऐसे माशरे में रहना कैसा होगा जहां कानून की हुक्मरानी नहीं है। एक ऐसा माशरा जहां पे अशराफिया हुक्मरानी के तमाम हुकूमती ज़राए उस पर काबिज हो और जो हुकूमती अहलकार हैं वो सिर्फ मरातियात याफ्ता तबके के लिए रियासत और हुकूमत की तमाम जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करें उस मरात याफ्ता तबके के लिए, ना कि आम शहरियों के लिए। ये नाज़रीन अल्फाज हैं और जजमेंट है ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की, फरहान मुस्तफ़ा वर्सेस द स्टेट एंड अदर्स, जिसमें बड़ा वाज़े लिखते हैं कि व्हाट वुड इट बी लाइक टू लिव इन अ सोसाइटी दैट इज नॉट गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, अ सोसाइटी where elite capture becomes an essential characteristic of governance and where public functionaries appear to be more eager to serve the privileged classes at the expense of state resources and its assets rather than treating every citizen equal and protecting their rights, particularly those who need to be guarded the most. बहुत अहम अल्फाज हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के और ये सिर्फ एक केस पे एप्लीकेबल नहीं होते। आज जब हम पाकिस्तानी माशरे पे नज़र डालते हैं, जो तर्ज हुक्मरानी है, चाहे वफाक की लेवल पे हो, चाहे सूबों में हो, चाहे पिछली हुकूमतों में हो, चाहे इस हुकूमतों में हो, एक ही तरह की कार्रवाई नज़र आती है। और ये वो गोल्डन अल्फाज हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हमें मुख्तलिफ केसेस में नज़र आते हैं, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग के केसेस हों, चाहे वो गवर्नेंस के केसेस हों, चाहे आम शहरियों के हकूक दिलाने के रोज़मर्रा ज़िंदगी के केसेस हों, जहाँ भी उन्हें हुकूमती इदारों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, या फिर अशराफिया का वो माइंडसेट हो जिस पे वो समझते हैं कि अगर हमारी शाही सवारी जा रही है तो उसको ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये रेड सिग्नल, इसकी तो औकात ही कहीं नहीं है, सामने जो भी आए शाही सवारी के आगे उसको रोनते हुए निकल जाओ। ये वो माइंडसेट है जिसकी वजह से इस्लामाबाद में कल रात एक खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ और 4 नौजवान जो बताया जाता है कि ख्वाब लेके इस्लामाबाद आए थे कि आज एंटी नारकोटिक फोर्स का टेस्ट और इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने आके अपीयर होना था, लेकिन वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। किस वजह से? उस माइंडसेट की वजह से जिसको रेड सिग्नल की परवाह नहीं। इस हवाले से आपको नाज़रीन खसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर, उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पे स्पॉट पे जाके पुलिस अफसरान से और जो जो चीज़ें इकट्ठी की हैं, जो चीज़ें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव फुटेजेस है, वो आपके सामने रखेंगे। और बहुत से सवाल होंगे। मामला आज काबीना में भी आया, कशमाला तारिक साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है इस हवाले से जो हम आपको दिखाएंगे। जब हम बात करते हैं तर्ज हुक्मरानी की, तो हुकूमत ने इतवार वाले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, और जिसमें सहाफ़ियों को एक बुकलेट की शक्ल में दिया गया, किताबचा दिया गया, 36 शेड्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, अ टेल ऑफ ग्रीड, लूट एंड प्लंडर। अब ये 36 अफराद कौन हैं, क्या इनके कारनामे हैं, हुकूमत ने क्या रिकवरी की, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ खुद इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बहुत शुक्रिया सर पर शिरकत करने का। 36 शेड्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ नून लीग के लोगों के नाम है और इन्होंने किया है? नहीं, ये सारे नून लीग के नहीं, इसमें एक पीपल्स पार्टी के भी साहब हैं। मैं सिर्फ इसमें बताता हूँ कि ये क्या है जिसको बार बार पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं। ये बेसिकली जो आपने बात की है एलीट कैप्चर की, जो आपने दोहराई है, ये वो पॉलिटिकल एलीट है जो जिसकी सरपरस्ती की जाती है मुख्तलिफ पॉलिटिकल ऑफिसेस से, और फिर ये उनके नीचे एक पूरी एलीट खड़ी होती है जो हुकूमती वसाइल के ऊपर अपने उस असर रसूख और सियासी सरपरस्ती की वजह से काबिज हो जाती है। अब इन चीज़ों के ऊपर ये तमाम जो डेटा है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले तकरीबन 2-2.5 साल में 210 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन के ऊपर जो कब्ज़े हुए थे उन्हें वागुजार करा के वो सारी रिकवरीज की हैं। इसमें एडिशंस, फाइन्स अलग हैं। 210 अरब रुपए का लैंड रिकवर करके रिकवरी 210 अरब रुपए 2 साल में सरकारी ज़मीनों की।
अच्छा, आपके पास फिगर्स आई थी, नैब ने पिछले 10-12 सालों में कितनी रिकवरी की? 300 तकरीबन 90 अरब रुपए की पिछले हमारे 2.5 सालों में, जो पिछले 2 साल हैं उसके अंदर ये 390 अरब रुपए की रिकवरीज हैं नैब की। ये मोस्टली एंटी करप्शन की रिकवरीज हैं, जो लैंड की रिकवरीज उन्होंने की हैं। अब इस 210 में से 36 अगर आप केसेस उठा लें तो वो 36 केसेस हैं उन पॉलिटिकल लोगों के, बड़े बड़े इसके अंदर नाम हैं, जिन्होंने इसी तरह से कमर्शियल हुकूमती प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके खुद उसमें से चीज़ें ले रहे थे। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक दानियाल अजीज साहब के वालिद का नाम है, उन्होंने एक सरकारी जगह के ऊपर पेट्रोल पंप बनाया हुआ था, वो ना सिर्फ वागुजार कराया गया बल्कि अब उसमें गुजरांवाला के अंदर एक पब्लिक पार्क है जिसको पूरी पब्लिक इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह से अगर आपको एक और साहब हैं जो सेनेटर हैं और पिछले 1.5 साल से मुल्क से भागे हुए हैं, उन्होंने सरकारी रकबे के ऊपर तो सरगोदा का लैंड रिकवर हुआ लग रहा है, सरगोदा स्टेट नहीं सर, वो खुरम दस्तगीर साहब थे। ये दानियाल अजीज का जो था, ये इनका कोई 2400 कनाल है या काफ़ी ज़्यादा रकबा है जो ज़रूरी रकबे के ऊपर ये काबिज थे, वो इनसे रिकवर किया गया है। तावान की रकम अभी भी इनसे बाकी वसूली बाकी है। तो ये वो तमाम जो है, इसके अंदर ये खोकर्स का है बहुत बड़ा जो पिछले हफ्ते ऑपरेशन भी हुआ है, जहाँ पे उनके घर के अंदर 45 कनाल जो ज़मीन है, तकरीबन 150 कनाल का एक महल तामीर किया गया है और उसमें से 45 कनाल तो वो लैंड है जो सरकार की है और बाकी लैंड के ऊपर भी मुख्तलिफ लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं। 1.25 अरब रुपए की वो लैंड रिकवर हुई है सिर्फ उनके उस हिस्से में से। इसी तरह से इसी ग्रोह से 3 अरब रुपए की लैंड जो है वो 80 कनाल कमर्शियल लैंड है, वो भी वागुजार कराई गई है और तकरीबन ज़रूरी रकबा था जो कि शेखुपुरा में था, वो भी रिकवर कराया गया है। ये बेसिकली है ये अरशद, अगर आप देखें तो आपने पॉलिटिकल पैटर्नेज इस्तेमाल की, सरकारी रकबे के ऊपर कब्जा कर लिया, उसमें से बहुत ज़्यादा आपने वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू वो कमाया, उसमें अब इसमें जो चीज़ें किराए पे दी हुई हैं वो उनका किराया भी ले रहे हैं। एक साहब तो ऐसे थे, उन्होंने आगे एक प्राइवेट स्कूल को दिया हुआ 25-30 लाख रुपया किराया ले रहे थे वहाँ से, और पता नहीं कितने सालों से। ये क्या मोडस ऑपरेंडी सियासत की यही बन गई है कि इस तरह के लोग जो सरकारी ज़मीनों पे जो आपकी हुकूमत कह रही है कि जी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़, मार्केट्स, पेट्रोल पंप, सिनेमा, इलीगल प्लाजा, कमर्शियल मार्केट्स, एग्रीकल्चर लैंड, और इसको हुकूमती जो रिसोर्सेज हैं इस्तेमाल करके कब्जे में ले, और ये सिर्फ अपोजिशन की जमातें करेंगी, ये आपकी जमात भी करेंगे। मैं ये 36 देख रहा था, तो पीटीआई का तो मुझे एक भी नजर नहीं आया, वो सारे के सारे अब्दुल कवी हाजी हैं सारे। नहीं, अब्दुल कवी हाजी की बात नहीं है। और कवि मैंने इसलिए कवि ताकतवर होते हैं ना जी बिल्कुल। देखिए बात ये है कि ये वो लोग हैं जो 30 साल से इक़्तिदार में हैं और इनका इक़्तिदार में रहना जो है उसमें एक सेल्फ इंटरेस्ट था जिसको ये पूरा एक पॉलिटिकल क्लास प्रोटेक्ट कर रही थी। अगर देखिए जिसका भी इसमें जमात के ऊपर तफरीक नहीं की गई है, जिसका जिस जमात से भी ताल्लुक हो, ये तो सारा काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करवाया गया, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने काम किया है। उन्होंने कोई वो नहीं देखा कि इसका ताल्लुक कैसे हुआ कि माजी में यही वाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यही वाला रेवेन्यू सिस्टम जो है इन लोगों की मामनत करता था। और 36 जो आपने आइडेंटिफाई किए केसेस, टोटल रिकवरी इनसे कितनी हुई है और अभी पेंडिंग कितने केसेस हैं आपके जिस पे आप रिकवरी ये देखें ना, की तरफ जा रहे हैं? इनसे 24 अरब रुपए की तो इन 36 केसेस से रिकवरी हुई है और अभी कुछ रिकवरी इससे ऊपर ऑन टॉप ऑफ दिस बाकी है, जो कुछ अरब और होगी वो इनसे होनी है। टोटल रिकवरी जैसे मैंने कहा 210 अरब। और ये जो आपने सवाल किया ना, ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा वैलिड सवाल है। आप इसी एंटी करप्शन की पिछले 2 साल से पहले की कारकर्दगी देख लें तो हमने इसका एक मुआवजा किया था 10 साल की रिकवरी। वो 10 साल में एंटी करप्शन पंजाब ने महज कोई 3 अरब रुपए की रिकवरीज की थी, जबकि आपके सिर्फ 2 सालों में 210 अरब की तो सिर्फ लैंड की रिकवरी है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह से नैब का मैंने, और ये लैंड की जब आप रिकवरी कहते हैं, अभी हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हो चुकी है, पोजीशन हुकूमत पाकिस्तान ले चुकी है, इस पर लिटिगेशन कोई नहीं है? कोई लिटिगेशन नहीं है, पोजीशन ले चुके हैं। कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया पब्लिक यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारी तो वो ख्वाहिश है कि उसके ऊपर जो भी रफ़ाए आमा के काम है, बल्कि एक और बड़ा इनिशिएटिव है कि जिस तरह आपने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का जो ख्वाब था वो पूरा हो चुका है। अब पंजाब में इंशाल्लाह हम ये करने जा रहे हैं, यही रिसोर्सेज रिकवर करेंगे और इंशाल्लाह इनको आवाम के ऐसे फलाह बहबूद के कामों में लगाएंगे। अब देखिए ये बहुत बड़ा ख्वाब है, आपको याद होगा ओबामा अमेरिका में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ख्वाब लेके आया और ख्वाब लेके चला गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में महदूद वसाइल के होने के बावजूद ये जो चीज़ें हैं ना, हाउसिंग बेसिक है, हेल्थ बेसिक है, इस चीज़ के ऊपर अगर हम कुछ बेहतरी कर जाएं तो ये मैं समझता हूँ असल कंट्रीब्यूशन होनी है। और वसाइल यहाँ पड़े हुए हैं, वसाइल को लूटा गया है। ये नहीं है कि हम कहीं से वो
बोरो लूटा करें। क्या है, माजी में लूटा जा रहा है, उस पर भी आते लेंगे। ये फार्मूला क्या है, किस तरह से ये काम करता है फार्मूला कि जनाब ये लैंड्स पे कब्जा करो, और कब्जा माफिया और पॉलिटिक्स का नेक्सस जो इसमें आपने यकीनन, और आप जैसा पढ़ा लिखा शख्स तो वो स्टडी भी करता है, पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करता है, ये नेक्सस बनता कैसे है, पॉलिटिक्स के साथ इसका लिंकेज क्या है? पॉलिटिक्स का इसका लिंकेज ये है कि सबसे पहले तो ये काम करने के लिए आपको रेवेन्यू स्टाफ को साथ मिलाना पड़ता है। अब रेवेन्यू स्टाफ आपके साथ मिल जाएगा, उसके चेक और बैलेंस के लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, एंटी करप्शन है, नैब है। लेकिन अगर आपके पास पॉलिटिकल पैटर्नेज आ गई है तो वो जो रेवेन्यू का स्टाफ है वो भी आपके साथ इस करप्शन में मुलव्वस हो जाता है। आप कागज़ों की जालसाजी करते हैं, चूँकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो कोई चेक करने वाला नहीं होता, और बिकॉज आप अनटचेबल हैं तो आप बदमाश भी हैं। कोई भी कब्जा ग्रो वाला शरीफ इंसान नहीं होता, तो आपके इलाके में भी कोई शरीफ आदमी आपके खिलाफ बोलता नहीं है। हमने जब ये काम शुरू किया तो हमने पंजाब में एक ऐप लॉन्च की थी साल पहले, उससे भी हमें बड़ी सहूलत मिली। रिपोर्ट करप्शन के नाम से हमने फैसिलिटी दे दी लोगों को कि अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर तस्वीर खींचिए और अपलोड कीजिए, क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं उनको पता होता है कि जी ये सरकार की जगह थी, ये थी। वहाँ से भी हमें बहुत सारे शवाहिद मिले, और जब वो बैक ट्रैकिंग की इदारों ने जाके तो वहाँ से पता चल गया कि ये तो असल में 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले ये डॉक्यूमेंट्स की फाल्सिफिकेशन हुई। और वो अच्छा ये भी नहीं होता कि अगर आपको कहीं से इतला आ गई और आप बुलडोजर लेके पहुंच गए और आपने जगह रिट्रीव कर ली, नहीं, उसका पहले ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है। रेवेन्यू के अंदर उसके रिकॉर्ड के लिए पहले वो कंसोलिडेशन होती है, किसी में कोई स्टे है उसको वकेट कराया जाता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जहाँ पे मुख्तलिफ अदालतों में स्टे हैं। और दूसरी बात क्या होती है, मैं खुद चूँकि वकील हूँ, स्टे में क्या होता है, स्टे हमेशा हुकूमती जो वकील होता है उसकी मावनत होती है तो स्टे चलता है, वरना होता क्या है, आप जाते हैं, आप वन साइड स्टे लेके आ जाते हैं, नेक्स्ट डेट पे मैं जाऊंगा, अपने कागजात सामने रखूंगा, गवर्नमेंट का क्लेम करूंगा, कोर्ट सुनेगी, कोर्ट बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसला कर देगी। अब होता क्या है कि स्टे एक पार्टी लेके आ जाती है और उसके बाद हुकूमती वकील कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, तो वो स्टे चलते रहते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम का। आप सेल्स टैक्स की रिकवरीज का देख लीजिए, इस तरह से स्टे चलते हैं, साल साल चलते हैं। तो जब लीडरशिप वो उसकी विल होती है ना, ये पॉलिटिकल विल है, जब लीडरशिप से वो विल नीचे कन्वे हुई है तो ऐसे हर चीज़ों के ऊपर एक्शन हो रहा है। अच्छा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, सियासत एक बड़ा महंगा पेशा है और इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और हमने तो सुना था कि माजी में लोगों की जायदादें भी बिक जाती हैं, जो वज़ादार लोग होते हैं सारे, और हमारी अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, तो डेरे वगैरह भी चलाने होते हैं। तो पॉलिटिकल पैटर्नेज जो है और ये सारे लैंड ग्रैबिंग, ये पॉलिटिक्स के साथ ऊपर तक जाता है इसका शेयर, और किस किस सूरत में जाता है? और ये क्या सिर्फ इन दो जमातों में कि ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर बन गया और हर जमात के पास इस तरह के लोग हैं जिनको कि लैंड ग्रैबर्स कहा जाता है, वो सियासी जमातों को फंड्स भी देते हैं, लीडरांस को भी पैसे देते हैं, फंड्स करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स में इन्वेस्ट करते हैं। यही पैटर्न आपको, जो आपने 36 शेड्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन है, इसमें आइडेंटिफाई किया? अच्छा देखें, हम किसी तरीके से भी ये नहीं कह रहे कि पूरी सियासी क्लास के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बड़े नज़रियाती लोग भी रहे हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी की बात करें या मुस्लिम लीग ओरिजिनल जो थी उसकी बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक नई जमात है, आप उसकी बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फॉर द फर्स्ट टाइम मिडिल क्लास लोगों को भी आगे लेके आए, पार्टी की पॉलिटिकल फंडिंग का आगाज़ किया। उससे पहले मुझे बता दें, बाकी जो दो आपकी बड़ी पार्टियाँ वो कहाँ से उनकी फंडिंग होती है, क्या उनके पास उनकी फंडिंग का रिकॉर्ड है? हमारा तो जो 40,000 हमारा डोनर है, एक एक डोनर का रिकॉर्ड है, किसने क्या, एक डोनर ही उन 40,000 पे भारी है, अगर अकाउंट खुल गया तो वो तो नाम आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे वो जो लार्जर क्वेश्चन है कि ये इस तरह के लोग हर सियासी जमात को चाहिए होते हैं? देखिए ये अब हर, क्योंकि हम ये इसको रिडल्स में बात नहीं कर सकते, हर सियासी जमात की बात नहीं होती है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग हैं? नहीं, देखें, अगर तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग हैं तो वो एक खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, उसमें काफ़ी छांटी हो जाती है। लेकिन देखिए, ये किसी की अमारत या गुर्बत वो चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। उस पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस इस्तेमाल करते हुए या उसका इक़्तिदार इस्तेमाल करते हुए अगर वो शख्स कोई भी अपनी चीज़ में इजाफा करता है तो फिर वो क्वेश्चन राइज होता है। वाह, क्या बात किया आपने! और यही बात है, और आइडियोलॉजी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनफरिद करती है। आज काबीना में एक केस आया था किसी हाउसिंग सोसाइटी पर, उस पर कोई काबीना फैसला कर चुकी? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वफाकी काबीना इस पे फैसला भी करे और इसकी अकाउंटेबिलिटी करे। किसका केस था, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थी, और उन साहब का पीटीआई से क्या कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल, मैं इसको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ। ये इस्लामाबाद में एक पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी है जो गालिबन अलीम खान साहब की है। उसका एक केस चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर ये जोन 4 की जोनिंग की जो पॉलिसी है उसको लेके बात हुई।
और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये कहा गया कि ये मुकदमे का फैसला वफाकी काबीना के सामने रखा जाए, वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाया जाए। आज सेक्रेटरी इंटीरियर उस हुक्म के मुताबिक वो इसको लेके आए थे और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी इसमें दो इसके हिस्से हैं। एक तो ये है कि कैबिनेट के लिए ये इस स्पेसिफिक केस को सामने रखा जाए। दूसरा ये उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की विसिनिटी में जो 1400 किलोमीटर का ये शहर है, इसके अंदर कितनी ही सोसाइटीज़ हैं, कितने ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, गलत एनओसीज़ जारी हुई हैं, या कोई सरकारी ज़मीन या प्राइवेट ज़मीनों के इशू हैं, कब्ज़े हैं, जो चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। तो उसके ऊपर आज बड़ी तफसील से बहस हुई थी और उसके बाद उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को दोबारा कहा है कि इसके ऊपर आप प्रपोजल्स लेके आइए, बिकॉज आप जब कैबिनेट के पास लेके आते हैं तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत आपको कुछ चीज़ कहनी पड़ती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अदालत के हुक्म के मुताबिक ये तो आ गया अदालत कैबिनेट के सामने, लेकिन अब इसके ऊपर फर्दर स्टेप्स, क्योंकि जो भी अदालत ने कहा है, अदालत ना भी कहे तो ये हुकूमत के ऊपर लाजिम है कि हम इसके ऊपर एक पूरा सिस्टम बनाएं। क्योंकि देखिए ये तो बड़ा बार बार हम कहते हैं कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क था उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई है। फिर जोनिंग को लेके इस्लामाबाद अगर आप देखिए तो वो जो मास्टर प्लान था वो सिर्फ जो मेन सिटी है उसी का इंटैक्ट है, बाकी जो उसके आगे पीछे जोन्स हैं उसके अंदर तो बहुत ही बेहंगम किस्म की, इल प्लान्ड किस्म की वो हो चुकी है, जिसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ भी हैं। फिर इसमें सबसे बड़ा मसला आता है पब्लिक एट लार्ज का, क्योंकि जो भी सोसाइटीज़ होती हैं ऑफ कोर्स वो अगर बिजनेस करती हैं उनके अंदर प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी जोनिंग के वायलेशंस हैं, एनओसीज के मसले हैं, इसमें बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शंस थी फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। और पैराग्राफ आई में लिखा हुआ था जो वफाकी हुकूमत के हवाले से भी कहा कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और मैं ऑपरेटिव पार्ट पे आ जाता हूँ, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एग्जेम्पलरी अकाउंटेबिलिटी विल बी एंश्योर्ड ऑफ दोज हु हैव कॉज्ड इर्रिट्रीवेबल डैमेज and violated the constitutionally granted rights of the citizens। आज इस एग्जेम्पलरी एहतसाब पे, इसको एहतसाब को मिसाल बनाने के लिए वफाकी काबीना ने कोई फैसला लिया या कि नहीं? ये हमारा अपना बंदा है, इसको नई रिकमेंडेशन ला के मिट्टी डालो, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कवर अप करने। हमारा अपने बंदे वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो वफाकी काबीना ने आज स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि इसके ऊपर कंक्रीट जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो लेके आइए, अगले हफ्ते दोबारा लेके आ जाए। और इसमें कहीं वो मामला तो नहीं होगा, क्योंकि पहले भी जो सीडीए बोर्ड था जिसने ये काम किया उसमें गालिबन उस्मान अख्तर साहब थे, आजकल वो पीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी हैं गालिबन, अगर मेरी इतला सही है। उस वक्त जो प्लानिंग के डायरेक्टर थे वहां पे उनका नाम असद कियानी साहब था, मेंबर प्लानिंग थे वो उस वक्त सीडीए बोर्ड के, जिस बोर्ड ने ये सारी इलीगैलिटी की थी। और जब इनका आप कियानी साहब का रिलेशनशिप निकालते हैं तो मैं आज एक तकरीर देख रहा, तस्वीर, डेट बता दें, आमिर कियानी साहब। जहाँ तक मेरी इतला है, मैंने इस केस को डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ तक मेरी इतला है इसकी जो अप्रूवल्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से शायद पहले हुई है। कुछ पहले हुई हैं, कुछ दिसंबर 2018 में हुई हैं। उसको इसके साथ लिंक नहीं कर सकते, लेकिन इसको बिल्कुल जब वो कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ के अंदर, देखिए ये केस तो बड़ा थ्रेडबेयर, और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों को देखना, ये डिस्कस हुई है कैबिनेट के अंदर, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने ये भी चीज़ सामने रखी थी काबीना के सामने कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो इसको चैलेंज किया गया है उसमें क्या फ़ैसला आया है, तो उसका भी रिटन ऑर्डर आना बाकी है। तो यही इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दी गई है कि वो रिटन ऑर्डर भी देखिए और इस फैसले के मुताबिक जो कंक्रीट स्टेप्स लेने हैं वो करें, बिकॉज ये एक सोसाइटी का मसला नहीं है, ये सारे जोन्स के अंदर जो मुख्तलिफ सोसाइटी हैं, जो मशरूम ग्रोथ हुई है, उसके ऊपर हमारा क्या मैकेनिज्म होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी का, वो लेके आइए। सर आपकी कानून की इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी है, मैं सिर्फ दो छोटे छोटे पैराग्राफ आपसे समझने चाह रहा हूँ। पैराग्राफ 38 ऑफ द जजमेंट में, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर आर इंडीड एन आई ओपनर। They speak volumes for the state of governance within the 1400 square mile area of the capital. और साथ ये, the deputy commissioner in his report has acknowledged the failure of the state and deplorable status of governance by highlighting the reasons that had created an enabling environment for the powerful and resourceful elite to usurp and violate the constitutionally granted right of those who are termed as ordinary citizens। ये मैं समझा देता हूँ ना, इसमें अंग्रेजी चूंकि बहुत ज़्यादा है तो वो तो ऐसा लगता है शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, जज साहब की अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आप बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर हैज़ रिटन अबाउट द फेलियर ऑफ द स्टेट, मेरे भाई डिप्टी कमिश्नर इज द स्टेट। इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं
जज साहब की अदालत में आज गया भी सीडीए को मेरे ख्याल अफसरान को प्रेशराइज करने की इतलात है, इंटीरियर मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स, उनकी बेचारों की क्या मजाल है जब इतने पावरफुल लोग आपके सिटिंग मिनिस्टर्स बैठ के और उनसी पे काबीना में आप लोग एक्शन भी नहीं लेते, वाज़ेह हिदायत हैं और दोबारा आपने उसको रेफर कर दिया। 36 शेड्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन नून लीग के बता रहे, हमारा वाला बंदा जो है अपना पीटीआई का उसको बचाने के इकदाम। देखिए बचाने की तो बात ही नहीं, अगर बचाने की बात होती तो ये रिपोर्ट ही क्यों लेट करते, हमारे ऊपर कोई गन लेके तो नहीं खड़ा हुआ था कि कैबिनेट मर्डर की एफआईआर भी मिनिस्टर साहब के खिलाफ हुई है। देखिए अगर एफआईआर हुई है तो मुझे बताइए कि मॉडल टाउन की एफआईआर कब दर्ज हुई थी? बिल्कुल ठीक है, फर्क है ना। अगर यहाँ पे एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक पार्टी ने आके अपना वर्जन दिया, उसकी एफआईआर फौरन थी इस केस में नहीं, एफआईआर मैं थिंक मर्डर की हुई है। एफआईआर जो होती है, अरशद मुझे बात बताइए, ये कोई देर तो नहीं हुई इस एफआईआर करने में? रिपोर्ट आई है, एफआईआर होगी, कब बताइए किसी गवर्नमेंट के अपने बंदे के खिलाफ एफआईआर बहुत अच्छी बात की आपने। ये फर्क तो बड़ा वाज़ेह फर्क है, इसको तो मानने कम से कम वाज़ेह फर्क है। और नाज़रीन, वाज़ेह फर्क के हवाले से जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिन्हाज साहब ने इसी जजमेंट में जो पहली लाइन कही थी वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। व्हाट वुड इट बी लाइक टू लिव इन अ सोसाइटी दैट इज नॉट गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। एक ऐसे माशरे में रहना कैसा होगा जिसमें कानून की हुक्मरानी नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज, आज हमें प्रेस रिलीज से पता लगा उनका फोन भी हैक हो जाता है। फिर इस्लामाबाद में कल रात जो वाकया हुआ, इस हवाले से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव फुटेजेस, सवालात और कशमाला तारिक साहिबा का इस हवाले से क्या वर्जन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके सामने रखेंगे और मुशीर दाखिला साहब से पूछेंगे कि इसमें अभी फर्दर प्रोग्रेस क्या है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। कल इस्लामाबाद में एक हादसा पेश आया जिसमें जो हमारा एक माइंडसेट है सोसाइटी का, अशराफिया का, उस अशराफिया का जिसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपनी जजमेंट जिसका हमने हवाला दिया जिक्र किया, उसमें यह कि शाही सवारी आ रही है, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, सड़कें साफ कर दो, कोई अगर सामने आएगा तो रोनते हुए चले जाएंगे। ये मामला आज वफाकी काबीना में भी टेकअप हुआ। वज़ीर आज़म ने इस पे बैरिस्टर साहब को हिदायत दी हैं इस हवाले से और प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी हमें यहाँ पे नजर आ रही थी। जी, ये देर के रात मेरे ख्याल है जब ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ एक्सीडेंट और उसकी कोई फुटेज भी चली तो बड़ा वो ग्रूसम था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो 4 लोग बच्चे जो यंग थे, शायद ANF के इंटरव्यू के लिए आए थे, वो एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन उसमें जो चीज़ आज मौजूद बहस बनी वो ये थी कि जो पावरफुल है, चाहे वो सरकार में है या किसी और ओहदे पे है, हर किसी के साथ पुलिस की एक नफरी होती है या इवन प्राइवेट गाड़ियों के अंदर उन्होंने उसको बिल्कुल ऐसे किया होता है जैसे वो कोई सरकारी गाड़ियां हैं, पुलिस की बत्तियां लगाई होती हैं और वो इशारों का भी। अब ये एक्सीडेंट भी जो हुआ है, सिग्नल तोड़ा गया है, साफ नज़र आता है, तो उसके ऊपर ये हुआ है और इसके साथ वो भी फिर चीज़ें हाईलाइट हुई कि ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग हैं। अभी एक साहब थे, उनके पास कोई 33 तो सिर्फ पुलिस एहलकार थे, उनकी हिफाजत के ऊपर मामूर थे और ये बड़ा एक थिन लाइन होती है हिफाजत और उसके साथ साथ प्रोटोकॉल, बिकॉज ये हिफाजत जो है वो प्रोटोकॉल में बदल जाती है। सेविंग समवन, गार्डिंग समवन इज समथिंग एल्स, लेकिन आप ये जो एक प्रोटोकॉल और सिंबल बन चुका है, जैसे आपने कहा कि हट जाओ, बड़े साहब आ रहे हैं, इस चीज़ को, इसी तो कल्चर को ख़त्म करना है, तो उसके ऊपर आज उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी जारी की हैं अपने PM ऑफिस को कि ये ज़रा दोनों सूबों से जहाँ पे हमारी हुकूमतें हैं वहाँ पे भी और वफाक में भी ये पूरा ज़रा उनको एक एनालिसिस करके बताया जाए कि कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ तो हिफाजत की बात है, सिक्योरिटी, उसके पूरे एक पैरामीटर्स हैं कि किसके लिए सिक्योरिटी हो सकती है और उसकी क्या स्टेटस होगा और वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर हर कोई ये लेके चल के फिर रहा है तो फिर तो वही वाली बात होगी कि आपने 2 क्लासेस खड़ी कर दी हैं और फिर वो इम्प्यूनिटी आ जाती है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। इम्प्यूनिटी की बात, एक केस हुआ था मजीद अचकजई का, जो ट्रैफिक वार्डन को खड़े थे सड़क पे, उसी तरह से जैसे ये वाली गाड़ी हमने देखी, अगर कोयटा की ये फुटेज आप देखें तो इसमें भी आके पुलिस वाले को कुचल दिया गया था, लेकिन बाद में बाइज्जत ये बरी हो गए थे हिट एंड रन केस में मजीद अचकजई साहब MPA। इस केस में भी जो विक्टिम फैमिली है उसमें से वन ऑफ द इंजर्ड, उन्होंने FIR करवाई, उसमें कशमाला तारिक साहिबा, ओम्बड्समैन फॉर वुमेन, उनके साहबजादे का नाम उन्होंने मेंशन किया और मेरे पास ये बेल ऑर्डर है, अगर स्क्रीन पे चला दें तो 50,000 रुपये पे उनकी बेल हो गई और उन्हें कहा गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। तो 4 जानों की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये की बेल, ये कानून बदला है? ये वाकई ये कीमत है इंसानी जान की? देखिए, ये तो बेल है, अमाउंट तो मुझे वो दूसरा याद करेंगे, नवाज शरीफ तो 5-10 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर लंदन चले गए थे,
तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो बेल के अंदर जो बॉन्ड की अमाउंट थी वो सब्सटेंशली ज़्यादा या कम क्यों नहीं रखी गई। अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो उनको बेल ऑर्डर मिला है किस लिए है। मेन चीज़ तो ये है कि इसमें जो मैंने सुबह चेक भी किया था पुलिस से, तो जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली की बड़ी इंसिस्टेंस थी कि ये सिर्फ ड्राइवर का कसूर नहीं है, इसके अंदर ये जो लड़का है इसका भी नाम था, और उनकी पॉइंटेशन के ऊपर ये नाम पुलिस ने फिर एफआईआर के अंदर शामिल किया था। तो उसके ऊपर बेल हो गई है। आई होप कि वो उसको असिस्ट करेंगे और जो भी अब इसमें आगे प्रोसीडिंग चलती है। लेकिन मेन चीज़ वही है कि ये जो तासुर है कि जो पावरफुल है, रिच है, वो शायद किसी अकाउंटेबिलिटी में नहीं आता, उसकी पहुँच किस नहीं हो सकती, एक आम आदमी की बेल कितनी जल्दी होती है, ये तमाम चीज़ें उसमें आती हैं इस कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल ठीक है, और इसमें बहुत सारे नाज़रीन सवालात भी हैं और हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन हैदर ने इस मामले पे कल रात से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये मामला हुआ क्या, पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है, गाड़ी किधर से आई, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, आइए जुल्करनैन की ख़ुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। किधर जा रहे हो? बंदा मार दिया आपने भी। मैं चला रहा हूँ गाड़ी। हेलो, आपकी गाड़ी क्या क्या देखे लाश पड़ी हुई है सर। जी मेरा क्या कसूर है, मैं तो पीछे सीट पे बैठा। जी मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने 4 अफराद की ज़िंदगियाँ छीन ली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह हादसा हुआ किस तरह था। जो मेहरान गाड़ी थी जिनमें 5 लोग सवार थे, वो कहाँ से आ रहे थे, और जो जिस गाड़ी में कशमाला तारिक, उनके हस्बैंड वकास और उनका जो बेटा है अजलान वो मौजूद थे, वो कहाँ से आ रहे थे, और हादसे की बुनियादी वजह क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये वो जगह है एग्जैक्ट, ये इशारा है जो कि इस्लामाबाद शहर की तरफ जा रहा है, और इधर से इस्लामाबाद चौक है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी, और ये जो इशारा है ये मुकम्मल तौर पे बंद था। तो जो मेहरान गाड़ी है वो यहाँ पर आ रही थी और उसने यहाँ से टर्न करना था, लेकिन क्योंकि इशारा बंद था वो इसी वजह से उसने कहा कि मैं यहाँ से क्रॉस कर जाऊँगा। मगर जैसे ही गाड़ी जो है WX जो है 077 वो तेज़ रफ्तारी के बहस थी, तो वो उसने आके यहाँ पर हिट किया है। जब हिट किया है तो यहाँ पर जो गाड़ी है वो मेहरान वो उल्टी हो गई। आप देख सकते हैं कि जो विंड स्क्रीन के शीशे हैं वो पड़े हुए हैं। मगर इसके साथ साथ जो अहम जो बात है कि हादसा इतना खौफनाक था कि यहाँ से अगर मैं तकरीबन 200 फुट की बात करूँ तो यकीनन 200 फुट बनेंगे कि वहाँ तक एक जो बॉडी है वो वहाँ तक गाड़ी के साथ फैलती गई है, क्योंकि जो WX की गाड़ी है उसने बिल्कुल आगे जाके स्पीड लगाई है। हादसा बिल्कुल यही हुआ था। और यहाँ पे पहले जो गाड़ी है वाइट गाड़ी, उसने हिट किया मेहरान को, वो यहाँ पे उलट गई। उसके साथ यहाँ पर खड़े हुए थे मोटरसाइकिल सवार, उनको भी साथ में उस गाड़ी ने हिट किया। यानी एट ए टाइम 2 जगहों पर जो है उस गाड़ी ने हिट किया है, और जो मोटरसाइकिल सवार था वो भी जख्मी हो गया था। मगर जो इसमें गाड़ी में सवार थे 5 लोग थे जिनका ताल्लुक मानसेरा से बताया गया है। ये यहाँ पर ANF का आज इनका इंटरव्यू था, इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आए थे और हादसे का शिकार हुए। जो 4 अफराद थे वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर बदकिस्मती से वो ना बच सके और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। रात को जब कोशिश की कि मालूम करने की कोशिश करें कि ये आखिर मामला है क्या, गाड़ी किसकी थी, तो उस दौरान ये पता चला कि ये गाड़ी कशमाला तारिक, उसके साथ जो उनके हस्बैंड हैं, ये गाड़ी उनकी कंपनी के नाम पर है जिनका नाम वकास है, जबकि इनके जो बेटे हैं अजलान कशमाला तारिक के, वो इसमें मौजूद थे। वो वहाँ से निकले हैं, और क्योंकि जो दूसरी गाड़ी थी जो कि वफाकी मोहसिब की सरकारी गाड़ी थी, उसमें ड्राइवर भी मौजूद था। यहाँ पर उन्होंने ड्राइवर को और गाड़ी को छोड़ दिया और यहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठे यहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने कोशिश की, मगर पुलिस यहाँ पे पहुँची तो सिर्फ ड्राइवर और गाड़ी को थाने शिफ्ट कर दिया, मगर जो असल मुल्ज़मान थे वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR में जो दफ़ात लगाई गई हैं 322, यानी कत्ल बिलसबब का जो FIR है वो लगाई गई है कि लाइसेंस ना होना, इसके अलावा गफलत, तेज़ रफ्तारी की जो दफ़ात हैं वो भी लगाई गई हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो हैं वो इसमें लगाए गए हैं।
मगर अभी तक अजलान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उसकी वजह यह है कि जो इस केस का मुद्दई है ज़ख्मी मुजीब, यानी वही एक अकेला था उस मेहरान गाड़ी में जो बच गया था, उसके मुताबिक वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि ये गाड़ी जो है कशमाला तारिक का बेटा अजलान ही चला रहा था, इसलिए उसने भी अपनी दरख्वास्त में उन्हीं का नाम दिया है कि वही चला रहे थे और उनकी गाड़ी की टक्कर से ये हादसा हुआ। और जिसमें इसमें ट्रैफिक पुलिस का किरदार मैं भी आपको बता दूं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ आई और उन्होंने नक्शा तैयार किया। जो नक्शा तैयार किया उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने ये लिखा है कि सिग्नल बंद था और सेफ सिटी की जो फुटेज निकलवाई गई है उसके मुताबिक भी गलती जो है वो WX077 यानी कशमाला तारिक जिसमें सवार थी उनके शौहर वकास और उनका जो बेटा है अजलान वो सवार थे, वो उनकी जो गलती है वो पुलिस की जानिब से क्लियर बता दी गई है कि इनको रुकना चाहिए था मगर ये नहीं रुके और क्योंकि ओवर स्पीड थे जिसकी वजह से वो गाड़ी को भी कंट्रोल नहीं कर पाए और हादसा हुआ। और यहाँ से गाड़ी वहाँ तक, यानी कि मैं दिखा सकता हूँ कि हमें अभी तक जो ब्लड के निशान हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, इतना सीवियर किस्म का हादसा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो गाड़ी जिससे हादसा हुआ है उस मेहरान गाड़ी की भी कंडीशन दिखाता हूँ और उस गाड़ी की भी जिसने हिट किया है किस तरीके से हिट किया है, फिर वहाँ पे इन्होंने किया क्या कि यहाँ से गायब होने का इन्होंने तरीका क्या किया, वीडियो से बचने के लिए तरीकाकार क्या किया, वो भी आपको बताता हूँ। आइए थाने चलते हैं और वहाँ मैं आपको बताता हूँ। किधर जा रहे हो? बंदा मार दिया आपने भी। मैं चला रहा हूँ गाड़ी। हेलो, आपकी गाड़ी क्या क्या देखे लाश पड़ी हुई है सर। नहीं जी, मेरा क्या कसूर है, मैं तो पीछे सीट पे बैठा। इस वक्त हम थाना रमना में आ चुके हैं जहां पर गाड़ी जो है WX077 जिसमें कशमाला तारिक, उनके शौहर वकास और उनका जो बेटा है अजलान वो मौजूद थे। गाड़ी की कंडीशन हम आपको बताते हैं। देखिए, आमतौर पे ऐसा भी हो सकता था कि अगर थोड़ा सा फासला भी होता तो गाड़ी एक साइड लगती, लेकिन जिस अंदाज में इसका फ्रंट लगा है इससे ये वाज़े तौर पे ये लगता है कि इस गाड़ी की जो ट्रैफिक पुलिस ने भी निशानदेही की कि इस गाड़ी ने गलती की है और ओवर स्पीड की वजह से कंट्रोल नहीं हुआ और सीधा जाके ये गाड़ी लगी है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और भी है कि इसके ड्राइवर ने बचाने की भी कोशिश नहीं की, जो कि है कि अजलान जो है इस गाड़ी को चला रहा था, जो आइनी शाहिदीन भी बताते हैं और यही मुद्दई मुकदमा जो है उसने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो इससे ये लगता है कि उन्होंने बचाने की ही कोशिश नहीं। अभी तक जो गाड़ी के ऊपर भी जो ब्लड है वो भी गाड़ी पर मौजूद है। अच्छा, वहाँ पे एक इन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा क्या किया, क्योंकि लोग वीडियो बना रहे थे, तो अब ये ड्राइविंग साइड है, इसके जो एयर बैग्स हैं वो फ्रंट के बैक के वो मुकम्मल खुले हुए हैं। उन्होंने क्या किया, जब लोग वीडियो बना रहे थे तो वो इस साइड से नहीं उतरे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, सारे के सारे यानी कि कशमाला भी उस साइड से उतरी, वकास जो कशमाला के हस्बैंड हैं वो भी उस साइड पे उतरे और अजलान भी उसी साइड पे उतरा और फिर इस साइड से आता है, ऐसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और यहाँ से वो अपने मोबाइल और जो दीगर चीज़ें हैं वो उठाने की कोशिश करता है। यानी तासुर ये देने की कोशिश की गई कि इस गाड़ी में हम मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि आम तौर पे ये दरवाज़ा खुल जाता, अगर ना खुलता तो फिर समझ में आती थी बात के जनाब ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, इस वजह से वो उस साइड से उतरे हैं। मगर अब ये क्लियर हो गया कि उन्होंने इस वाक़ये के ऊपर हक़ाइक़ पर पर्दा डालने के लिए ये भी उन्होंने गेम खेलने की कोशिश की है कि इस साइड से उतरने की बजाय, क्योंकि लोग वीडियो बना रहे थे इसलिए वो दूसरी साइड से उतरे और दूसरी साइड से उतर के जो दूसरी गाड़ी थी कशमाला फौरी तौर पे उतरते ही थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकी हैं और वो जो है जाके गाड़ी में बैठ गई, जबकि वकास और जो अजलान थे उनको लोगों ने घेर लिया कि आपने ये एक्सीडेंट किया है, आपका सिग्नल भी बंद था और आपको यहाँ पे रुकना चाहिए। मगर जो पिछली गाड़ी में ड्राइवर भी बैठा हुआ था जिसका नाम फयाज बताया गया है, वो मौके पे और ये गाड़ी उन्होंने वहीं पर छोड़ी और दूसरी गाड़ी में बैठ के वो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब पहुंची है, पुलिस क्योंकि पहले सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस पहुंचती है, उन्होंने नक्शा बनाया और उन्होंने ऑपरेशन पुलिस को आगाह किया। थाने की पुलिस गई और उन्होंने ड्राइवर को और जो ये गाड़ी थी इसको कब्जे में लेकर थाने शिफ्ट किया है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब अजलान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उसकी जो वजह पुलिस बता रही है
कि जी नंबर भी बंद है और वो घर पर भी नहीं है, वो कहीं गायब हो चुका है। उसको तलाश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस का ये भी वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ है कि जो दफ़ात लगाई गई हैं वो स्ट्रांग हैं, नॉन बेलेबल हैं, क्योंकि 322 जो है वो इसमें लगाई गई है, जिसमें कत्ल बिल सबब बनता है। गफलत की भी इसमें लगाई गई है, तेज़ रफ्तारी की दफ़ात जो हैं वो भी लगाई गई है। और जो एक्सपर्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि जो फेटल एक्सीडेंट होता है उसमें 322 ही लगाई जाती है। इसमें एक अहम पॉइंट ये भी होता है कि उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। इसका मतलब ये है जो दफ़ा लगाई गई है 322 की कि इनके पास लाइसेंस भी नहीं था। मगर ये सारा जो मलबा है वो एक ड्राइवर के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि मुद्दई मुकदमा दर्ज करा चुका है और वो भी अजलान के खिलाफ दर्ज करा चुका है, तो अब पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो यही है कि फौरी तौर पे अजलान को गिरफ्तार करे। इसके साथ साथ इस गाड़ी में मौजूद कशमाला तारिक, उनके जो हस्बैंड हैं वकास, उनका भी बयान कलमबंद होना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो वकास हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि जी वो इस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। उसकी हमारे पास तस्वीर भी मौजूद है, वीडियो भी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पे उनको भी चोट आई है और वो फिर पुलिस को भी उन्होंने यही मैसेज दिया कि जी उनको चोट आई है और वो निजी हॉस्पिटल में चले गए हैं, मगर वो वहाँ से गायब हो गए थे। ये नाज़रीन, ये था हादसे का असल वाक़या जो है, जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ और फिर उस हादसे के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। जी नाज़रीन, और कशमाला तारिक साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके साहबजादे अजलान पिछली गाड़ी में थे और हम आपको बता चुके हैं कि 50,000 रुपए के एवज अजलान की बेल बिफोर अरेस्ट हो चुकी है। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन, वफ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.